आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज ज्योग्राफी का हम लोग चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के जो मेजर क्षेत्र हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो जो भी इसमें कीवर्ड्स होते हैं या फिर फैक्ट्स होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में आगे डिटेल में भी हमें पढ़ना होगा, उससे हम लोग इसमें पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि अर्थ जो है एक कॉम्प्लेक्स जोन है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर का यही डिफिनेशन हो जाएगा, अर्थ का एक कॉम्प्लेक्स जोन जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसे हम कहते हैं हिंदी में जैव मंडल, जैव से जीवन। ठीक है, तो बायोस्फीयर के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला टाइप है लिथोस्फीयर, दूसरा टाइप है एटमॉस्फेयर और तीसरा टाइप है हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब होता है स्थल मंडल, यानी कि लैंड, जमीन। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल, यानी कि हवा, एयर। और हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जलमंडल, यानी कि पानी। ठीक है, तो ये तीनों मिला करके बायोस्फीयर बनाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस का मतलब स्टोन होता है, एटमोस का मतलब वेपर होता है, और हुडोर का मतलब वाटर होता है, और बायोस का मतलब लाइफ होता है। अब आगे देखते हैं, इन सभी का एक एक करके बताया है। यहाँ पे लिथोस्फीयर के बारे में बताया है कि लिथोस्फीयर जो है एक लैंड है, यानी कि ज़मीन है, भू है, जिसमें बड़े बड़े महाद्वीप आते हैं। महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट्स, वो भी तो बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े ही हैं, तो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स आते हैं। फिर इसमें ओशन बेसिन्स आते हैं। ओशन बेसिन का मतलब होता है महासागरीय तल, यानी कि जो समुंदर के नीचे का ज़मीन है वो भी तो गिना जाएगा। तो लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स आते हैं, ओशन बेसिन आते हैं। लिथोस्फीयर जो है किसी जगह की हाइट सी लेवल को 0 मान के लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे समुद्र है, ठीक है, इसके नीचे ज़मीन है, मान के चलिए यही ज़मीन ऊपर तक ऐसे है। तो इसका अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो ये जो सी लेवल है इसके ऊपर से नापा जाएगा, ना कि यहाँ से। यही इसमें बताया है। अब आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे देखिए एक मैप दिया है। इस मैप में बताया है कुछ मेजर माउंटेन्स के जो एरिया है, जैसे कि रॉकी माउंटेन्स हो गया, फिर यहाँ पे एंडीज माउंटेन्स है, यहाँ पे हिमालय है। फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे उरल माउंटेन्स दिखेगा। ये आपको उरल माउंटेन दिख रहा है, एशिया और यूरोप को अलग करता है। इसे याद रखना है क्योंकि ये आगे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आगे चलते हैं, आगे इस चैप्टर में क्या बताया है। अब इस चैप्टर में देखिए यहाँ पे बता रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल में माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8,848 है। इसे भी हम सी लेवल के ऊपर से ही मापते हैं। और जो सबसे ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो कितना है, 1122। तो ये कहाँ पे है, तो ये है पैसिफिक ओशन में, मारियाना ट्रेंच। अगर आपके पास मैप होगा तो आप देखें कि ऐसे यहाँ पे जापान है पैसिफिक ओशन में, और यहाँ पे आपको फिलीपीन दिखेगा, और यहाँ पे चाइना दिखेगा, और यहाँ पे आपको पपुआ न्यू गिनिया दिखेगा, और यहीं पे वो मारियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशन में। इतना गहरा है कि ये विश्व का सबसे गहरा जगह माना जाता है, जिसका नाम है मारियाना ट्रेंच। इसकी डेप्थ यहाँ पे दी हुई है, तो ये नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम इसे याद रखेंगे। और इसका दूसरा नाम है चैलेंजर डीप। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको पूछ दिया जाए कि चैलेंजर डीप किसे कहते हैं, तो वो मारियाना ट्रेंच है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक फैक्ट दिया है कि जो फर्स्ट मैन क्लाइम किए थे माउंट एवरेस्ट पे वो थे एडमुंड हिलरी। ये कहाँ से थे, तो ये न्यूजीलैंड से थे, और एक इंडियन थे जिनका नाम था तेंजिंग नोर्गे शेरपा। तो ये 29 मई 1953 में चढ़ाई किया था इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे। और जो सबसे पहली महिला थी जापान की थी, जिनका नाम था जंको ताबेई। इन्होंने 16 मई 1975 पे चढ़ाई किया था माउंट एवरेस्ट पे। और जो पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी उनका नाम है बचेंद्री पाल। इन्होंने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। अब देखिए यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया है।
तो कॉन्टिनेंट कैसे बना था एक बार हम लोग थोड़ा सा इसका कहानी जान लेंगे। तो एक पैंजिया था, हम सभी को पता है। जब वो पैंजिया ब्रेक डाउन होता है तो वो 2 लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम होता है यूरेशिया, एक होता है गोंडवाना। तो 200 मिलियन ईयर्स एगो जब ये पैंजिया ब्रेक डाउन होता है 2 लैंड में, तो यूरेशिया और गोंडवाना बनता है। तो यूरेशिया में 3 कंट्रीज आते हैं। पहला है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा यूरोप है और तीसरा एशिया है। इसका अधिकतर पार्ट यूरेशिया में है और कुछ पार्ट गोंडवाना में है। तो देखिए, ये हमारा ग्लोब है। तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे एशिया है और यहीं पे यूरोप। जब पैंजिया टूटा था तब की बात है। और नीचे में बना था साउथ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद था अफ्रीका, उसके बाद बना था अंटार्कटिका और उसके बाद बना था ऑस्ट्रेलिया और बना था इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके ये अलग अलग जगह पे बिखर गए और एक दूसरे से अटैच हो गए। तो यहाँ पे बताया कि 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स होते हैं। तो कौन कौन से हैं वो हम लोग देखेंगे। पहला तो है एशिया। एशिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो कि अर्थ का 1/3 पार्ट को कवर करता है और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। फिर कह रहा है कि ये यूरोप से अलग होता है। मैंने उस मैप में आपको दिखाया था कि यूरोप और एशिया को जो अलग करता है वो है उरल माउंटेन। ये हमें याद रखना है, ठीक है। यूरोप और एशिया को अलग करने वाला माउंटेन रेंज का नाम है उरल माउंटेन, जो कि वेस्ट में है। यूरोप वेस्ट में है, ठीक है। तो यूरोप और एशिया को मिला करके हम लोग कहते हैं यूरेशिया। अब देखिए यहाँ पे यूरोप के बारे में बताया है। तो यूरोप जो है बहुत ही छोटा है एशिया से, अगर एशिया से कंपैरिजन करें। और यूरोप जो है एशिया के वेस्ट में है। आर्कटिक सर्कल जो है वो इससे पास करता है और इसके तीनों साइड में वाटर बॉडीज हैं। अगर आपके पास मैप होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे यूरोप है और इस तरह से यहाँ एशिया है और ये हमारा ग्लोब है। तो यहाँ पे आपको आर्कटिक ओशन दिखेगा और इसके तीनों साइड ओशन है। तो यही यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे अफ्रीका के बारे में बता रहा है कि अफ्रीका 2nd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, यानी कि पहला एशिया है और दूसरा अफ्रीका है। और इसमें बता रहा है कि इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड अफ्रीका से होकर के गुजरता है, ठीक है। फिर बता रहा है कि इसका जो सबसे ज़्यादा पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ है अफ्रीका का, अगर हम देखें। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये दोनों भी अफ्रीका से क्रॉस करते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है जो सहारा डेजर्ट है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, ठीक है। हॉट डेजर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट वो कहाँ है, तो अफ्रीका में है, ठीक है। और इसके सारे साइड से ओशन और सीज हैं अगर आप मैप में देखें तो। और ये यहाँ पे सबसे लंबी नदी बहती है जिसका नाम है नाइल। ये हमें याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के बारे में बता रहा है। तो नॉर्थ अमेरिका वो 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी कि एशिया, अफ्रीका एंड जो 3rd है वो नॉर्थ अमेरिका। अगर आप देखें कि जो साउथ अमेरिका है और जो नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये एक बहुत ही पतला बेल्ट से कनेक्टेड है जिसे हम कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। ये हमें याद रखना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाली वो पतली बेल्ट है, उसका नाम है इस्थमस ऑफ पनामा और इसके तीनों साइड ओशन है, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन आ जाएगा, यहाँ पे साउदर्न ओशन आ जाएगा और यहाँ पे अटलांटिक ओशन आ जाएगा, ठीक है। अब आगे इसमें देखें तो आगे इसमें साउथ अमेरिका के बारे में बताया है। तो ये देखें यहाँ पे फिगर में बताया है कि इस पतले बेल्ट को इस्थमस कहते हैं, इस्थमस पनामा। और एक स्ट्रेट है जो इंडिया को श्रीलंका से कनेक्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे बताया कि साउथ अमेरिका जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है, ये आप देख सकते हैं, ये है साउथ अमेरिका। और इसके ईस्ट और वेस्ट में ओशन है। और यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है जिसका नाम है एंडीज। द एंडीज यहीं पे पाया जाता है, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ
रन करता है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये माउंटेन रेंज है जिसका नाम है द एंडीज। अब देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के चारों साइड पानी है। अगर आप मैप में देखें तो ये ग्लोब है हमारा और यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा इस तरह से हल्का सा, और इसके चारों साइड ओशन है। ठीक है, चूंकि इसके चारों साइड ओशन है इसलिए हम लोग इसे कभी कभी आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कह देते हैं। अब यहाँ पे अंटार्कटिका के बारे में बताया है। तो अंटार्कटिका जो है वो कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है और ये बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है। अगर आप देखें ग्लोब में, आप मैप लेके बैठे हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और ये साउथ पोलर रीजन पे आपको पाया जाता है जो कि परमानेंटली बहुत ही मोटे बर्फ की चादर से ढका हुआ रहता है। इसलिए यहाँ पे कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो सकता है। पर यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज के रिसर्च स्टेशंस हैं। ठीक है, तो भारत का भी 2 रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका में जिसका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये आपको याद रखना है कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री स्टेशन, रिसर्च स्टेशन कहाँ है, तो वो अंटार्कटिका में है। ये दोनों भारत का है। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब पानी। तो अगर आप देखें तो हमारे अर्थ पे 71% से भी ज़्यादा पानी है और 29% ज़मीन है। हाइड्रोस्फीयर जो है इसमें किस तरह के पानी आते हैं, तो इसमें जो बहता हुआ ओशन का पानी है या फिर रिवर का पानी है या फिर लेक्स है या फिर ग्लेशियर है, बर्फ का अंडरग्राउंड वाटर है, या फिर एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर मौजूद है वो सभी हाइड्रोस्फीयर में आ जाते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 97.5% ओशन है और सिर्फ 2.5% पीने लायक पानी है। इतना पानी है 97.5%, इसीलिए हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि ये पीने लायक नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा साल्टी होता है। अब आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे एक मैप दिया है और फिर उसके बाद ओशन के बारे में बता रहा है। तो ओशन का मतलब होता है सागर या समुद्र। ये हाइड्रोस्फीयर का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ओशन का 3 मुख्य गति होता है। पहला हो गया टाइड्स, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा हो गया वेव्स, तीसरा हो गया ओशन करंट्स। ठीक है, अब देखिए टाइड्स का हिंदी होता है ज्वार भाटा, वेव्स का हिंदी होता है तरंगे, और ओशन करंट का हिंदी होता है महासागरीय धाराएं। अब देखिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो टाइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं उत्पन्न, तो वो मून और जो सन है उनके ग्रेविटी के कारण जो अर्थ का पानी है उनमें उथल पुथल होता है। अक्सर फुल मून या हाफ मून के टाइम ये टाइड्स बहुत ही ज़्यादा हाई और बहुत ही ज़्यादा लो हो जाते हैं। ये हम लोग आगे क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। उसके बाद देखें तो वेव्स का मतलब क्या होता है। तो वेव्स का मतलब होता है जो हवा से बनती हो। जैसे यहाँ समुद्र है तो ये सिर्फ ऊपरी सतह को लहर में लाएगा, समुद्र के निचली सतह को ये कुछ नहीं कर सकता। तो यही वेव होते हैं, यही तरंगे होते हैं। अब अगर ओशन करंट की बात करें, ओशन के जो अंदर में पानी का लगातार फ्लो होता है एक रिवर की तरह, ठीक है, ये ओशन के अंदर होता है और ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक चलता है। इसकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होती है और इसी के कारण वार्म करंट यानी कि गर्म पानी या फिर कोल्ड करंट बनता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बता रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखिए बता रहा है कि 5 मेजर ओशन है। आप कमेंट में बताएंगे कि कौन कौन से 5 मेजर ओशंस होते हैं। अब देखिए सबसे पहला ओशन जो यहाँ पे बता रहा है वो है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा है, वो 1/3 है अर्थ का और यहीं पे आपका मारियाना ट्रेंच है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो सबसे दुनिया का गहरा जगह है, जो
पैसिफिक ओशन है वो अर्थ पे सर्कल के आकार पे है। अगर आपके पास मैप होगा तो आप खोल करके देखेंगे तो ये जैसे हमारा ग्लोब है तो आपको यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन दिख जाएगा, यहाँ पे भी दिख जाएगा। तो अगर इन दोनों पार्ट को एक साइड पे लाया जाए तो बिल्कुल इस तरह से आपको दिखेगा। इस तरह से पैसिफिक ओशन फैला हुआ है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है। जैसे मैं आपको फिर से बताती हूँ कि ये जैसे हमारा ग्लोब है तो यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका दिख जाएगा, यहाँ पे आपको साउथ अमेरिका दिख जाएगा, यहाँ पे आपको एशिया दिख जाएगा और यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिख जाएगा। तो यहाँ इस वाले पार्ट में पैसिफिक ओशन है और इस वाले पार्ट में पैसिफिक ओशन है। अब सेकंड बात करें तो सेकंड है हमारा अटलांटिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन के बाद आता है। ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है हमारा अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो है वो एस के शेप का है। जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यहाँ पे यूरोप है और यहाँ पे अफ्रीका है। तो इस तरह से इस वाले पार्ट में आपका अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन के वेस्ट में नॉर्थ और साउथ अमेरिका है वेस्ट साइड, और ईस्ट में अफ्रीका और यूरोप है। इसके अनियमित आकार और कटावदार, ये जो आप देख रहे हैं कटावदार तटरेखा, इसके कारण यहाँ पे नेचुरल इरेगुलर हार्बर्स बनते हैं, यानी कि बंदरगाह। इस तरह के कटाव के कारण यहाँ पे नेचुरली बंदरगाह बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडियन ओशन के बारे में बात कर रहा है तो इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा ओशन है जो एक कंट्री के नाम पे पड़ा है, ठीक है, और ये लगभग त्रिकोण आकार में है। अगर आप मैप में देखें यहाँ पे आपको एशिया है, यहाँ पे अफ्रीका है और यहाँ पे अंटार्कटिका है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। तो आप देखें कि इस तरह से इस वाले पार्ट में इंडियन ओशन है। तो इसके नॉर्थ में एशिया मिल जाएगा, वेस्ट में अफ्रीका मिल जाएगा, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है और नीचे देखें तो अंटार्कटिका है। अब यहाँ पे साउदर्न ओशन के बारे में बता रहा है। तो साउदर्न ओशन जो है वो अंटार्कटिका से घिरा है। ये हमारा अर्थ है और यहाँ पे अंटार्कटिका है। तो इस वाले एरिया में सिर्फ साउदर्न ओशन है। साउदर्न ओशन के 60 डिग्री के लैटिट्यूड पे अंटार्कटिका है। ये फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है जो कि साउथ पोल पे है और अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है। यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है और यहाँ पे पैसिफिक ओशन है। अब उसके बाद देखें तो आर्कटिक ओशन के बारे में बात कर रहा है। तो आर्कटिक ओशन जो है वो नॉर्थ साइड में है, यहाँ पे है। ये नॉर्थ पोल से घिरा हुआ है और ये पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है बेरिंग स्ट्रेट से। अगर आप मैप खोले हो तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो रशिया है, यहाँ तक जो रशिया फैला हुआ है और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका का जो अलास्का है, अलास्का सिटी, अलास्का से ये रशिया को कनेक्ट करता है आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, क्योंकि यहाँ पे पैसिफिक ओशन है। तो जहाँ पे ये कनेक्ट होता है उसे हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। ये हमें याद रखना है। बेरिंग स्ट्रेट अलास्का यूएसए का और रशिया को कनेक्ट करता है। आर्कटिक ओशन के नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिका है और यूरेशिया है जिससे घिरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहा है। तो एटमॉस्फेयर क्या है? तो वो एक लेयर ऑफ गैस है, यानी कि वायुमंडल। यहाँ पे आपको बहुत तरह के एयर्स दिख जाएंगे, ब्रीदेबल भी है हमारे लिए, ठीक है, और कुछ नहीं भी है। एटमॉस्फेयर का काम यही है कि ये हमें सन के हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट कर सके। एटमॉस्फेयर जो है वो 1600 किलोमीटर तक ऊंचाई में फैला हुआ है, जिसमें 5 लेयर्स आते हैं। अब हम लोग एक एक करके उन सारे लेयर्स को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जिसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है मीजोस्फेयर, फिर है थर्मोस्फेयर, फिर है एक्सोस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आपको नाइट्रोजन दिख जाएगा जो कि 78% होता है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और ऑक्सीजन दिख जाएगा जो 21% होता है। फिर अदर गैसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिख जाएंगे, आर्गन दिख जाएगा जो कि 1% होता है, ये हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
अगर आप देखें तो वायुमंडल का जो घनत्व है यानी गाढ़ापन है, जो उसका डेंसिटी होता है, वो हाइट के अनुसार बदलता रहता है। यह सी लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि नीचे में इसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह से आप ऊपर जाएंगे तो ये धीरे धीरे कमते जाता है। इसलिए आप देखें कि जो पहाड़ पे चढ़ने वाले लोग होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन टैंक लेके जाना पड़ता है, ठीक है, क्लाइंबिंग के दौरान, क्योंकि ऊपर जाने पे टेम्परेचर भी घटता है और ऑक्सीजन भी। अब यहाँ पे देखें तो कह रहा है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ के ऊपर प्रेशर डालता है, यानी कि अर्थ के ऊपर का जो हवा का वेट होता है वो सरफेस के हवा को दबाव देता है, ठीक है। यही हाइट बढ़ने पर प्रेशर कमता जाता है। जब हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहता है यानी मूव करता है, तो इस बहाव को हम लोग वायु कहते हैं यानी एयर कहते हैं। ये हाई प्रेशर हवा, लो प्रेशर हवा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे, तो इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आप देखें यहाँ पे बायोस्फीयर के बारे में बताया है। बायोस्फीयर जो कि जीवन का क्षेत्र है। बायोस्फीयर में ये तीनों आते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। बायोस्फीयर जमीन, पानी, वायु का संसर्ग यानी कि कांटेक्ट है, जिससे पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है। अगर ये तीनों नहीं रहेंगे तो पृथ्वी पे जीवन नहीं है। जितने भी प्रकार के प्रजातियां हैं अर्थ पे, जो अलग अलग प्रजाति है, उनका आकार जैसे कि माइक्रोब्स हो गया, छोटे से छोटे माइक्रोब्स हो गए, ठीक है, बैक्टीरिया हो गए, या फिर वो मनुष्य हो गए, सभी इस बायोस्फीयर में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बायोस्फीयर में दो प्रकार के जीवन बटे हुए हैं। पहला तो है प्लांट किंगडम और दूसरा है एनिमल किंगडम, जिन्हें बायोस्फीयर के तीनों क्षेत्र यानी कि जल, वायु, पानी एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, ठीक है, ये दोनों जितने भी बायोस्फीयर में कंपोनेंट्स है यानी कि लैंड, वाटर, एयर, इन सभी पे दबाव डालते हैं, कनेक्ट हैं। कैसे? तो अगर आप देखें कि जो पावर प्लांट होते हैं या फिर इंडस्ट्रीज होते हैं, उनका जो वेस्ट निकलता है जिससे पॉल्यूशन होता है, ये हवा को अफेक्ट करता है, जिसके कारण CO2 बढ़ जाता है और CO2 के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब ग्लोबल वार्मिंग जब होगा तो इससे फ्लड आने का खतरा होगा, सूखा आने का भी खतरा होगा, और अगर फ्लड आने का खतरा होगा यानी कि जो आइस है वो पिघलेगा। आइस के पिघलने से सी लेवल राइज करेगा, जिसके कारण क्लाइमेट में चेंज आएगा, और ये क्लाइमेट चेंज ह्यूमन किंगडम यानी कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों के लिए ही हानिकारक है। इसलिए हमें इन तीनों डोमेन को जो बायोस्फीयर में है उन्हें बैलेंस करना होगा। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर एक बार हम लोग इस चैप्टर का समरी देखें तो हम लोगों ने देखा कि अर्थ का मेजर डोमेन है। अर्थ पे जो लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर के 3 पार्ट हैं, लैंड, एयर, वाटर। फिर हम लोगों ने देखा कि जो लिथोस्फीयर है इसके 2 मेजर पार्ट हैं। पहला है हमारा कॉन्टिनेंट्स और दूसरा है ओशन बेसिन। कॉन्टिनेंट हमारे कितने होते हैं वो आपको बताना है। फिर हम लोगों ने देखा कि कॉन्टिनेंट कितना कवर करते हैं अर्थ को और उनके पास से कौन कौन सा स्ट्रेट पास होता है। उसके बाद हम लोगों ने उसमें देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर कौन कौन से कॉन्टिनेंट को काटता है। तो आप कमेंट में बताएंगे कि इक्वेटर जो है वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट को काटता है, ठीक है, और उसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप ये कमेंट में बताएंगे। फिर हम लोगों ने देखा कि जो नाइल है वो अफ्रीका से बहता है, सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है। फिर उरल माउंटेन है, उरल माउंटेन रेंज जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। फिर हम लोगों ने देखा कि नॉर्थ अमेरिका में स्टमस ऑफ पनामा है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक नैरो बेल्ट से जोड़ के रखता है। फिर हम लोगों ने देखा साउथ अमेरिका जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है और वहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है दुनिया का जिसका नाम है द एंडीज, ठीक है, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। फिर हम लोगों ने देखा ऑस्ट्रेलिया को हम लोग आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। फिर अंटार्कटिका में भारत का
रिसर्च स्टेशन है। फिर हम लोगों ने देखा हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी। तो पानी का सबसे मेन डोमेन क्या है, तो वो है ओशन। फिर ओशन में हम लोगों ने 3 कंपोनेंट्स देखे थे कि ओशन में क्या क्या होते हैं। तो टाइड्स आते हैं, फिर वेव्स आते हैं और ओशन करंट आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ओशन कौन कौन से हैं, तो 5 ओशन हैं। फिर हम लोगों ने एक एक करके सारे ओशंस को देखा, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा पैसिफिक ओशन में जो सबसे गहरा ट्रेंच है वो मारियाना ट्रेंच है। उसके बाद बेरिंग ऑफ स्ट्रेट देखा जो अलास्का और रशिया को जोड़ता है, जो आर्कटिक ओशन में है। फिर हम लोगों ने एटमॉस्फेयर का टाइप्स देखा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन जैसे 1% है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से हाइट बढ़ती है उस तरह से ऑक्सीजन घटता है, टेम्परेचर घटता है और किस तरह से जो हाई प्रेशर है वो लो प्रेशर पे दबाव डालता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा बायोस्फीयर यानी कि जो डोमेन ऑफ लाइफ, जिसमें प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कैसे ये बायोस्फीयर पे प्रभाव डालते हैं और इन सब पे प्रभाव डालने के कारण जो एनिमल किंगडम है और प्लांट किंगडम है वो भी अफेक्ट होते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही था। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप एनसीईआरटी से जुड़े हुए बीपीएससी पीवाई को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।